डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बेंगलुरु में मौजूद। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में लेंगे हिस्सा। कर्नाटक सीएम अध्यक्षता में होगी बैठक। पटना के एक होटल में शराब की पार्टी करते हुए 14 लोग गिरफ्तार। होटल के मालिक और मैनेजर भी गिरफ्तार। पीएम मोदी आज लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हो रहे शामिल। देश के सामने सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हो रही समस्याओं पर करेंगे मंथन। भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंदा। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त। रोहित राहुल के खेली शानदार पारी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बेंगलुरु में जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा युक्तकरण और इन्वेंटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधार के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित की गई है, जिसकी बैठक 20 नवंबर को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित की गई है। यानी कि आज ये बैठक होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई की अध्यक्षता में ये ग्रुप गठित की गई है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी सदस्य हैं। इस बैठक में भाग लेने के लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद देर शाम बेंगलुरु पहुंचे। बता दें कि जब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर डिपोट ड्यूटी कच्चे माल के मुकाबले कम होती है तो उसे इन्वेंटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऐसे मामलों के सुधार और दर युक्तिकरण के लिए मंत्री समूह गठित की जाती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निर्भय किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्भय, डिप्टी सीएम तारकिशोर बेंगलुरु में मौजूद हैं और आज जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम गए हुए हैं। दरअसल डिप्टी सीएम के पास वित्त मंत्रालय भी है और ऐसे में एक वित्त सहयोग के तौर पर भी वो बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं और आज बैठक होने वाली है। देखिए, बैठक को लेकर के इससे पहले 7 सदस्यीय एक टीम बनाई गई थी। हर एक साल जीएसटी काउंसिल जो होती है उसके तरफ से जो कर निर्धारण होता है, क्योंकि इससे पहले सभी को पता है कि 5 से लेकर के 28 तक 4 कर है जो लिए जाते हैं। कभी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उस पर जो कर दर है वो 5 है, जबकि कई अन्य वस्तुएं हैं जिस पर कर दर जो है वो 28% है। तो ऐसे में अब कोरोना के बाद से सरकार की एक और नई रणनीति होगी, क्योंकि कोरोना में जिस तरीके से आर्थिक नुकसान हुए तो उसकी भरपाई के लिए भी पहले 7 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। उस टीम ने एक रिपोर्ट दिया है, जो रिपोर्ट के बाद अब जो ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री होगी उस पर चर्चा करेगी। और ये बैठक हो रही है कर्नाटक में। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बोम्मई, उनके अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक के बाद जो 7 सदस्यीय टीम का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। कौन से वस्तुओं पर कर बढ़ाए जाएंगे और किसी वस्तुओं पर घटाए भी जा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इस्तेमाल की वस्तुएं हैं, आपने बताया कि कुछ कच्ची वस्तुओं पर जो कर चार्ज होता है वो अधिक होता है और जब वो प्रोडक्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं तो उस पर कर चार्ज कम होता है। इस पर भी काफी विचार किया जाएगा और कई अन्य वस्तुओं पर कर बढ़ाए भी जा सकते हैं। अब ये सारी जब ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की जो बैठक होंगी, इस पे जो रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे 7 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट के बाद आज ये बैठक होगी और इस बैठक के बाद जो रिपोर्ट तैयार होगा उसे दिसंबर महीने के आखिरी दिनों में उस पर बैठक होगी और फाइनल तय किया जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार कई वस्तुओं पर नए कर चार्ज सामने आएंगे। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से अब कौन कौन से वस्तुओं पर कर चार्ज बढ़ते हैं, कौन वस्तुओं पर कर चार्ज घटते हैं, ये आज की बैठक के बाद लगभग पता हो जाएगा। जी बिल्कुल निर्भय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग है उसमें शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं और वहां पर इस बैठक में वो शामिल होंगे और क्या कुछ बातें निकल कर सामने आएंगी ये भी आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर इस खबर की बात करें तो इसमें अभी डिप्टी सीएम जो है वो बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। आज जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक होगी, इसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हिस्सा लेंगे। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर वाल्मीकि नगर से सामने आ रही है। 23 नवंबर को वाल्मीकि नगर में प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए अलग अलग पहुंचेंगे सभी मंत्री। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सभी मंत्री सड़क मार्ग से पहुंचेंगे वाल्मीकि नगर। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बता दें आपको कि 22 नवंबर को वाल्मीकि नगर के लिए रवाना होंगे सभी मंत्री।
तो 23 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार ने हवाई मार्ग से वहां पहुंचेंगे और इस बैठक की अगर हम बात करें तो ये पहले से ही निर्धारित है। तो तय समय पर वन सभागार में शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। 23 नवंबर को ये बैठक होनी है। इसके बाद मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की, 23 नवंबर को वाल्मीकि नगर में प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक होगी। दरअसल इस बैठक की जानकारी पहले ही दे दी गई है और बैठक में शामिल होने के लिए अलग अलग सभी मंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कटिहार पुलिस ने धनराज यादव हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि महज 48 घंटों में ही पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए इस घटना में शामिल 2 शूटर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके बाद से बड़े पैमाने में हथियार और कारतूस भी बरामद किया है। घटना के कारणों के बारे में पुलिस ने बताया है कि अवैध कारोबार में एक दूसरे के विरोध करने को लेकर वर्तमान में जेल में बंद लालू सहनी ने ही शार्प शूटरों की मदद से घटना को अंजाम दिलवाया है। तो बता दें आपको कि पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और 2 शूटर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हथियार और कारतूस भी बरामद किया गया है इनके पास से। तो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कटिहार में इस पूरे मामले का पुलिस ने 48 घंटों के अंदर उद्भेदन किया और 2 शूटर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया इस पूरे मामले में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कटिहार से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, इस पूरे मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, यानी कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, यह मामला जो है काफी हाई लेवल मामला था। यह जो मर्डर हुई थी इसके बाद जो है पूरा जिला प्रशासन जो है एकजुट हो गई थी और लगातार छापेमारी कर रही थी। लेकिन इस कांड में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि यह जो है पूरी हत्या की साजिश जेल में बैठे आका पूर्व में आज से कुछ दिन पूर्व जो है हथियार तस्करी के मामले में लालू सहनी जो कि जेल गए थे उनके इशारे पर जो है पूरी घटना जो है रची गई थी, जिसमें कि 2 शूटर जो कि कुर्सेला कटरिया के बताए जा रहे हैं वो और साथ ही जो है एक कटिहार के उनके सभी के मिली भगत से जो है ये पूरी जो है हत्या की साजिश रची गई थी, जिसका कल जो है कटिहार पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कांड का पूरा खुलासा करते हुए बता दिया कि ये जो है पूर्व की जो है आपसी रंजिश भी बताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष। तो बता दें इस पूरे मामले को लेकर कि पुलिस ने इस घटना का उद्भेदन 48 घंटे के अंदर महज कर दिया है और इस पूरे हत्याकांड को लेकर के 2 शूटर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुपौल में प्रतापगंज थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व युवा राजद की जिलाध्यक्ष भूप नारायण यादव के 28 वर्षीय भाई को बेखौफ अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद परिजनों ने इलाज के लिए नेपाल के लिए एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने NH-57 पर शव को रखकर प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद से देखिए तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आक्रोशित लोग जो है उन्होंने सड़क को जाम कर दिया है। पूरा मामला सुपौल से सामने आया। युवा राजद के जिलाध्यक्ष के भाई के मौत हुई है, जिसके बाद से अब लगातार इसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ सुपौल से जुड़ गए हैं। राजेश, पूरे मामले को लेकर के अब NH को भी जाम कर दिया गया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? पूजा, मैं आपको बता दूं कि बुधवार की देर संध्या युवा राजद के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र प्रसाद यादव के छोटे भाई रंजीत कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद उसको बेहतर इलाज के लिए नेपाल के नीलो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन कल शुक्रवार की देर संध्या उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद परिवार में कोहरा मच गया और साथ ही साथ जब रंजीत की सब अपने गांव आई तो लोग ग्रामीणों ने NH पर सबको रख करके
एनएच को जाम कर दिया और साथ ही साथ वरीय अधिकारी को बुलाने की मांग की गई है। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि एसपी और डीएम के आने के बावजूद ही जाम को हटाया जाएगा। साथ ही साथ परिजनों का मांग है कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक यह जाम चलता रहेगा। जी पूजा। राजेश, वहां पे काफी ज्यादा संख्या में लोग वहां पे मौजूद हैं। हालांकि जो तस्वीरें आपने हमें भेजी है उसमें अधिकारी भी कुछ दिख रहे हैं, बातचीत हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है बात? पूजा, मैं आपको फिर बता दूं कि परिजनों का जो मांग है, साथ ही साथ लोगों का जो मांग है, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये जाम अनवरत चलता रहेगा। जी पूजा। बिल्कुल राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो युवा राजद के जिलाध्यक्ष के भाई को गोली मार दी गई थी, इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद से अब लगातार जो परिजन हैं वो अब अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पटना में एक होटल में शराब की पार्टी करते 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से होटल के मालिक और मैनेजर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शराब की पार्टी करने वाले शादी समारोह में भागलपुर से आए थे और होटल में जाम छलका रहे थे। तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल के 2 कमरों में कुछ लोग शराब पी रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो शराब की पार्टी करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये एक शादी समारोह से शामिल होकर पटना आए थे और यहाँ पर एक होटल में शराब पार्टी कर रहे थे। दरअसल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और देखिए तस्वीरों में भी शराब की बोतल नजर आ रही है, जिसके बना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिली हुई थी हमें कि यहाँ पे लोग शराब लेकर आए हुए थे, तो वही मौके पर पुलिस पहुंची है। वी कंडक्टेड अ रेड। जब ये मैसेज काफ़ी क्लियर है कि शराब के लिए गवर्नमेंट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस, तो सारे लोगों को इससे कंप्लाई करना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहीं भी आती है, तो वी आर टेकिंग एक्शन। वो चाहे डोली से अगर भी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो भी वी रीच इफ इट्स कमिंग हियर, देन ऑल्सो नोबडी इज पेड। सो it's a message loud and clear that we want to send to the people to stop this. There is no nonsense, zero tolerance to all of this. पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनुमंडल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। इसी के आलोक में बाढ़ के एएसपी अरविंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में मोकामा थाना की पुलिस ने कन्हैयापुर गांव में छापेमारी अभियान चलाया और गुप्त सूचना के आधार पर 315 बोर का एक देशी राइफल बरामद किया गया है। छापेमारी अभियान के दौरान एक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, वहीं एक अपराधी भागने में कामयाब रहा। भी मराठी थाना से गिरफ्तारी की गई थी। इसी क्रम में थानाध्यक्ष मोकामा के नेतृत्व में जो एक गुप्त सूचना इनको मिली थी, जिसमें ये था कि कन्हाईपुर गांव में अवैध हथियार लाए गए हैं, उनको बेचने की योजना है और संभवतः उनका प्रयोग पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मोकामा के नेतृत्व में एक टीम बनाकर रेड की गई है और कन्हाईपुर गांव से जगदम्बी राय के घर की घेराबंदी कर इस हथियार को बरामद किया गया है। 315 बोर का एक देशी राइफल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक हालत में है और फंक्शनल है। सुपौल के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न पंचायत के पैक्सों के माध्यम से किसानों के धान अधिप्राप्त का कार्य का शुभारंभ हुआ है। इसका विधिवत उद्घाटन राम विशनपुर पंचायत स्थित पैक्स गोदाम पर जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरिप्रसाद दास ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा सिर्फ राघोपुर प्रखंड में 14,000 मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें राम विशनपुर पैक्स को 1100 मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है। करने लगता था, तो आप जब काट लेते हैं और रबी के समय में गेहूं की बुआई। कैमूर जिले में एक ऐसा पीएचसी भवन है जहां स्वास्थ्य कर्मी हेलमेट पहनकर काम कर रहे हैं। वो अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। जिले का दुर्गावतीपुर पीएचसी भवन अपने हालात को लेकर आंसू बहा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भरोसा नहीं है कि कब गिर जाएगा, कब हो जाएगा, इसलिए हेलमेट कभी लगा के बैठना पड़ता है। कौन है, डर करके काम करना पड़ता है। ये कैमूर जिले के दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन है, जहां हेलमेट लगाकर स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं। पीएचसी का यह भवन 40 साल पुराना है, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जर्जर भवन का प्लास्टर झड़ कर नीचे गिर रहा है। हर वक्त
स्वास्थ्य कर्मियों को भय सताता है कि कहीं उनके सर के ऊपर ये छत न गिर जाए। यह स्थिति स्वास्थ्य विभाग और सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है। इस सेंटर पर काम कर रहे डेटा ऑपरेटर कृष्णकांत तिवारी और लैब टेक्नीशियन कौशमेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कई सालों से वे लोग पीएचसी के जर्जर भवन में काम करने को विवश हैं। भवन है, डर करके काम करना पड़ता है और इसकी सूचना भी हम लोग सर को देते हैं कि जर्जर स्थिति है, लैब में डेलिकेटेड सामान है, बारिश के समय में सीपेज करता है, चूता है, तो मशीन को ढक करके रखना पड़ता है और नुकसान होने का ज़्यादा डर रहता है। हाँ, वर्क करते समय भी छज्जा गिरा हुआ है, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे और हमारा ट्यूब भी फूट गया है और कांच का जो भी इक्विपमेंट है वो भी टूट गया और सर पर भी चोट आई। कोनो भरोसा नहीं है कि कब गिर जाएगा, कब हो जाएगा, इसलिए हेलमेट कभी लगा के बैठना पड़ता है, कभी नहीं लगा के बैठते हैं। एक बार और ऐसा हुआ था तो मीडिया वाले लोग आके बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई हुई भी नहीं किया और हम लोग इसी तरह अपना काम कर रहे हैं। नहीं, छाता गिरने से भी घायल है, जिसमें अभी हमारे बगल वाला रूम में दांत डेंटल वाला मशीन है, सब गिर गया था, उसी में दब गया, कुछ मशीन टूटी फूटी हुई है। वहीं जर्जर भवन को लेकर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर शांति कुमार मांझी ने बताया कि दुर्गावती पीएचसी का भवन काफी जर्जर हो चुका है। इस जर्जर भवन में सभी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं। भवन निर्माण के लिए पत्राचार किया गया, जल्दी बनने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, ये पीएचसी पुरानी बिल्डिंग पर ही अभी चल रही है, इसकी हालत अभी काफ़ी ख़राब है। इसके बारे में पत्राचार किया गया है और ये पता चला है कि बनने वाली है, नई बिल्डिंग बनेगी। अभी तक तो इसका कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पत्राचार किया गया है, आश्वासन मिला है कि जल्द ही बनेगा। अभी तो स्थिति जर्जर है। अब एक तरफ बिहार सरकार गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का गुणगान करती है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में पीएचसी भवन की स्थितियां ही जर्जर हैं। रख रखाव के अभाव में पीएचसी भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और ऐसे में इस भवन का बदहाल होना स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बड़ा सवाल ये कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल होगा तो लोगों को इलाज के लिए कहां जाना होगा। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी से जज पुलिस मारपीट कांड को लेकर आ रही है। बड़ी खबर मधुबनी से इस वक्त की, जहां आरोपी थानाध्यक्ष और एएसआई डीएमसीएच में भर्ती हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस एसोसिएशन ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको कि मधुबनी जज पुलिस मारपीट कांड सामने आया है, जहां इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि एएसआई डीएमसीएच में भर्ती है, साथ ही थानाध्यक्ष भी डीएमसीएच में भर्ती है और अब पुलिस एसोसिएशन ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की मधुबनी से, जज पुलिस मारपीट कांड को लेकर अब पुलिस एसोसिएशन ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिराज हमारे साथ मधुबनी से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सिराज, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? अभी तक जो सूचना मिली, अपडेट मिल रहा है, वो जिस पर दोनों जो पुलिसकर्मी थे उस पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और उस पर उसको गिरफ्तार भी करने की तैयारी चल रही है। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने जिस तरह से सख्त निर्देश दिए हैं, एसपी को तलब किया है, तो लगातार यहाँ पे पूरी तरह से, और यहाँ जो वकीलों का संगठन है वो इन्होंने ये मांग रखी है कि अब हम लोग जो है हड़ताल पे जाएंगे और कार्रवाई जो भी होगा हम लोग पूरा काम जो को बंद कर देंगे। सिराज, ये बताइए ये हाथापाई हुई क्यों थी? हाथापाई अभी लगभग कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था, जिसमें जो जज साहब हैं उन्होंने एक टिप्पणी की थी जिला एसपी पे
सत्य प्रकाश जी पे टिप्पणी की थी कि इनको कानून की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से इनको ट्रेनिंग के लिए फिर से भेजा जाए। इसकी वजह से जो मामला था, एक केस का, लड़की का अपहरण वाला मामला था, उसमें लीपापोती का मामला चल रहा था थाना प्रभारी और आईएसओ के द्वारा। इसमें ये टिप्पणी एसपी के द्वारा की गई थी, जो जज साहब थे एसपी पे किए थे, सत्य प्रकाश पे। इसकी वजह से वो थाना प्रभारी जो थे और जो एसएचओ थे। एक आखिरी सवाल है आपसे, थाना अध्यक्ष और एएसआई के अभी क्या कुछ हालात हैं? अभी उनको जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने काफी पिटाई की, जिसकी वजह से उनके हालात चोट ज्यादा लगी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बिल्कुल सिराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर सामने आई, जहां आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष और एएसआई डीएमसीएच में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज होने वाले डीजीपी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। देर रात पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे वो राजभवन पहुंचे, जहां उनकी अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की और पीएम मोदी को आज डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री डीजीपी मुख्यालय से वापस राजभवन पहुंचेंगे और रात्रि भोज करेंगे। बता दें कि ये और 21 नवंबर को सुबह 9 बजे के आसपास फिर डीजीपी मुख्यालय पहुंचकर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दरअसल ये 2 दिनों का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी शामिल हुए और कल भी उन्हें शामिल होना है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 55 और केएल राहुल ने 39 गेंदों पर 65 रनों की पारी से भारत ने दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। रोहित शर्मा ने 55 रन और केएल राहुल ने 65 रनों की पारी खेली। दूसरे टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने भारत को सामने जीत के लिए 154 रनों का लक्ष्य रखा था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 6 विकेट पर 153 रन बनाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।